हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के बारे में। कौन था जेरेमी बेंथम? बेसिकली इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो उसका जीवन के बारे में बात करेंगे, क्या था उसका जीवन, क्या क्या उसने काम किए थे जीवन में, कौन कौन से आइडियाज़ पे वर्क किया था। और दूसरा पार्ट देखेंगे एग्जैक्टली ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में उसका क्या योगदान है, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उस इन्फॉर्मेशन की पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कौन था जेरेमी बेंथम? जेरेमी बेंथम वाज अ लीगल थेरिस्ट, ही वाज जूरिस्ट। 18वीं सदी का था, वो 18वीं सदी से है। तो बेसिकली वो इंग्लैंड से था। एंड देखते हैं उसके जीवन के बारे में क्या क्या था। तो उसका जो जन्म था वो 1748 में हुआ, 18वीं सदी के बरोबर बीच में, 1748 को। तो देखते हैं उसकी लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ लाइफ में मतलब कैसे कैसी थी उसकी लाइफ। तो हिज फादर वाज अटर्नी, वो खुद अटर्नी के घर में उसका जन्म हुआ था। तो सोच सकते हैं कि उसके घर में कैसा एक एटमॉस्फेयर होगा। तो पूरा एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर होगा उसके घर में। उसके बाद एट द एज ऑफ 3 ही स्टार्टेड लर्निंग लैटिन। बहुत बहुत कम समय के टाइम में, 3 साल की उम्र में उसने लैटिन भाषा जो है वो सीखनी शुरू कर दी थी। और वो जब छोटा था बचपन में, तो वो वायलिन भी बजाता था। और जो गेस्ट वगैरह आते थे घर में, उनके सामने भी वो वायलिन बजाता था। उसके बाद वो स्कूल में गया, उसकी स्कूल का नाम था वेस्टमिंस्टर स्कूल। तो वेस्टमिंस्टर स्कूल में उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अनहैप्पी था, अनसेटिस्फैक्टरी था। तो उसका जो एक्सपीरियंस था स्कूल का, वो बहुत ही अनहैप्पी था। इसीलिए वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ही कारण बना कि उसने अपने आगे के लाइफ में एजुकेशनल रिफॉर्म्स में भी बहुत काम किया। So basically, his interest in education reform was rooted at the unhappy experience at his school, that is Westminster School. पढ़ने में बहुत अच्छा था जेरेमी बेंथम बचपन में। तो ऑक्सब्रिज कॉलेज गया था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का मिक्सचर है ये वर्ड, ऑक्सब्रिज कॉलेज। तो ऑक्सब्रिज कॉलेज में भी उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। और उसके बाद उसने ऑक्सफोर्ड कॉलेज भी अटेंड किया। कॉलेज अटेंड करने के बाद वो फिर कॉलेज में ही लौटा। किस लिए? तो ब्लैकस्टोन जो था उसके लेक्चर सुनने के लिए। तो ब्लैकस्टोन का लेक्चर थे ऑक्सफोर्ड में, उसके लिए उसने लेक्चर भी सुने ऑक्सफोर्ड ब्लैकस्टोन के, ऑन नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ के ऊपर उसने लेक्चर सुने और उसका मन थोड़ा सा ऐसा उद्विग्न हो गया कि ये क्या है नेचुरल लॉ। तो उसके दिमाग में बहुत क्रिटिसाइज करने लगा नेचुरल लॉ को। उसके बाद देखते जेरेमी बेंथम ने क्या किया। तो बेसिकली इसने लॉ की पढ़ाई की थी, तो ही स्टार्टेड हिज लीगल करियर। उसने एक लॉयर की तरह काम करना शुरू किया। और बहुत दिनों तक उसने काम नहीं किया एज ए लॉयर। करीबन 1 साल तक ही उसने लॉयर एज लॉयर काम किया। उसके बाद उसने, जब वो लॉ मतलब लॉ का करियर था उसका 1 साल का, वो जो लॉयर एज ए लॉयर वो काम कर रहा था, उस काम के वक्त उसको जो इन इंग्लैंड के जो लॉज थे उसमें बहुत कमियां दिखने लगी, उसमें बहुत खामियां, डिफेक्ट्स दिखने लगे। तो उसको लगा कि इन डिफेक्ट्स पे काम करना चाहिए, ना कि एज ए लॉयर काम करना चाहिए। सो ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए लीगल थेरिस्ट। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लीगल थेरिस्ट इन 1776। तो उसके बाद उसने एक बुक लिखी। वो बुक का नाम था फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। तो उस इस बुक में उसने बहुत क्रिटिसाइज किया था ब्लैकस्टोन के नेचुरल लॉ की थ्योरी को। तो नेचुरल लॉ क्या होता है? बेसिकली नेचुरल लॉ ये होता है कि लॉ शुड बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोरालिटी। जो लॉ था, वो लॉ को मोरालिटी के एंगल से देखना, लॉ को सही या गलत ठहराना, ये नेचुरल लॉ के थ्योरी के अंदर होता है। तो अब देखते हैं जेरेमी बेंथम ने आगे क्या काम किया। उसने प्रिजन रिफॉर्म में भी काम किया। प्रिजन रिफॉर्म में उसने एक कंसेप्ट का डेवलपमेंट किया था। प्रिजन के एक मॉडल का फॉर्मेशन किया था। उसका नाम था पेनॉप्टिकल प्रिजन। अब पेनॉप्टिकल प्रिजन, तो पेनॉप्टिकल प्रिजन में बेसिकली सेंट्रल आइडिया क्या थी कि एक प्रिजन होगा और उस प्रिजन में एक सेंट्रल सर्वेलेंस होगा, एक सेंट्रल आदमी होगा जो सारे प्रिजनर्स पे नज़र रखेगा। पर सारे प्रिजनर्स को पता नहीं चलेगा कि उन पर कब नज़र रखी जा रही है। तो दिस थिंग विल लेड द प्रिजनर टू बिहेव इन ए गुड मैनर।
ये जो चीज़ है उससे वो प्रिजनर्स बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये था उसका पेनॉप्टिकल प्रिजन का कंसेप्ट। उस कंसेप्ट पे उसने उसके लाइफ के 16 साल काम किया, पर वो ये जो पेनॉप्टिकल प्रिजन है वो कभी फॉर्म नहीं हो सका। तो उसने इसके लिए जो इंग्लैंड की जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी थी उससे उसने उसकी सहमति भी ली, अनुमति भी ली। उसने प्राइम मिनिस्टर तक को कन्विंस किया था तब के इंग्लैंड के कि इस प्रिजन फॉर्मेशन पे हमको काम करना चाहिए। पर ये प्रिजन कभी फॉर्म ही नहीं हुआ, 16 साल उसको गंवाने पड़े। एंड ही वॉज बीटर थ्रू आउट हिज लाइफ अबाउट दिस होल प्रोजेक्ट। तो उसके बाद वो कोर्ट में भी गया कंपेंसेशन के लिए कि मैंने इस आइडिया पे काम किया, पर सरकार की निग्लिजेंस की वजह से, सरकार की पॉलिटिकल विल नहीं है, इसकी वजह से वो आइडिया कभी फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। तो इस तरह उसने पेनॉप्टिकल प्रिजन का कल्पना की थी। उसके बाद देखते हैं एनिमल राइट्स के बारे में उसने क्या बात की थी। एनिमल राइट्स के बारे में एनिमल राइट्स के बारे में उसके विचार जो थे वो बहुत दूर तक जाते, क्योंकि 18वीं सदी में एनिमल राइट्स के बारे में बात करना बहुत एक बड़ी चीज़ थी। इनफैक्ट ही वॉज फर्स्ट टू टॉक अबाउट एनिमल राइट्स। तो एनिमल राइट्स के बारे में वो कहता है कि बेसिकली ही वॉज रिगार्डेड एज अर्लीस्ट प्रोपोनेंट ऑफ एनिमल राइट। तो उसने सोचा कि जो एनिमल्स जो होते हैं उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, उन पर क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए। वो भी एनिमल्स जो है वो भी एक सेंसिटिव बीइंग्स है। उनको अनसेंसिटिवली बिहेव उनके साथ नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा था कि इंसा तुम जो प्राणी होता है उस प्राणी के जो पैर है उस पैरों की संख्या की संख्या जो होती है उस संख्या के ऊपर तुम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इंसान की पैरों की संख्या 2 होती है और प्राणियों की पैरों की संख्या अगर 4 होती है तो ये कोई चीज़ नहीं हुई कि तुम इंसान और एनिमल्स को डिफरेंटली ट्रीट करो। तो एनिमल राइट्स के बारे में भी उसके बहुत आगे जाने वाले विचार थे। उसके बाद देखते हैं कि जेंडर और वुमन पे उसके क्या विचार थे। वुमेन्स के बारे में उसने बात की है कि बेंथम स्पोक फॉर कंप्लीट इक्वेलिटी बिटवीन बोथ द जेंडर्स। वो कंप्लीट इक्वेलिटी की तरफ था। जो कंप्लीट इक्वेलिटी के बारे में हम आज बात करते हैं उसके बारे में जो बेंथम ने 250 साल पहले ही बात कर चुका था। ही स्पोक इन फेवर ऑफ वुमेन्स वोटिंग राइट। वुमन को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, उनको डाइवोर्स का भी राइट मिलना चाहिए, एंड उनको वुमेन्स राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस में भी उनको जगह मिलनी चाहिए। तो जिस चीज़ों के बारे में हम आज बात करते हैं उसने उस वक्त बात की थी। एंड जेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो उसने कहा था कि जो होमोसेक्सुअल एक्ट्स होते हैं, जो समलैंगिकता होती है, उसको डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए। और जो उसके खिलाफ जो लॉज है उन लॉज को हटाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई अननेचुरल थिंग नहीं है। ये शरीर के निर्माण में ही बनी हुई एक चीज़ है। तो इंडिया में अब जाकर होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज हुई है। पर हम देखते हैं कि क्या हम सोच सकते थे 200 साल पहले होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करना, और उसने उसके फेवर में बात की थी। अब आगे जाके देखते हैं कि इंपेरियलिज्म के बारे में उसने क्या बात की थी, साम्राज्यवाद के बारे में उसने क्या बात की। तो बेसिकली हिज आइडियाज वाज प्रो फ्रीडम, प्रो इक्वेलिटी। फ्रीडम, स्वातंत्र और इक्वेलिटी के साथ था जेरेमी बेंथम। तो देखते हैं उसके साम्राज्यवाद के बारे में उसके क्या विचार थे। ही अपोज्ड इंपेरियलिज्म। सो बेसिकली उसने साम्राज्यवाद को विरोध किया है। उसने एक ऐसे लिखा था, अ प्लान फॉर यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस। मतलब पूरी वैश्विक शांति के लिए प्लान जो है उसके बारे में उसने बताया था। तो उस ऐसे में उसने बताया था कि जो ब्रिटेन है उस ब्रिटेन ने उसकी जो सारी कॉलोनीज है उनको फ्रीडम दे देना चाहिए। तो देख सकते हैं हम उसके विचार कितने कितने खुले थे, उतने फ्रीडम की तरफ झुकते थे। तो आखिर में उसकी डेथ की तरफ हम बढ़ते हैं, पर उसकी डेथ के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है उसके डेथ के बारे में। और उसका जो शरीर है उसका क्या हुआ उसके डेथ के बाद, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। बीच में हम बात करेंगे उसके जूरिस्प्रूडेंस जो है, उसके जूरिस्प्रूडेंस में क्या उसका योगदान था, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम जो चर्चा करेंगे जूरिस्प्रूडेंस की उसको थोड़ा एकेडमिकली चर्चा करेंगे कि एकेडमिकली उसने क्या क्या किया जूरिस्प्रूडेंस में। सो बेसिकली ही डिवाइडेड जूरिस्प्रूडेंस इनटू टू पार्ट्स।
एक्सपोजिटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो क्या होता है एक्सपोजिटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस? एक्सपोजिटरी जो वर्ड है वो एक्सप्लेनेशन से आया है। तो एक्सपोजिटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ को एज इट इज स्टडी करते हैं, लॉ एज इट इज, मतलब जो लॉ है, कानून है, उसको उसी तरीके से स्टडी करो जिस तरीके से वो है। उसमें कुछ तुम्हारा मत ऐड करो, उसमें कुछ तुम ये मत ऐड करो कि ये लॉ ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। तो एक्सपोजिटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम बात करते हैं लॉ एज इट इज। सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? सेंसोरियल जो वर्ड है वो सेंसरशिप से आया है। तो सेंसरशिप बोर्ड होता है, तो सेंसरशिप बोर्ड बताता है कि तुमको ये करना चाहिए, ये सीन काट देना चाहिए मूवीज में। तो सेंसरशिप सेंसरशिप क्या होता है कि ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। तो सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या होता है, लॉ इज ऑट टू बी, मतलब लॉ एक अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है उसके बारे में बात की है उसने। तो उसने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ये हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं हिज डेफिनेशन ऑफ लॉ। जो जेरेमी बेंथम था उसकी लॉ की डेफिनेशन क्या थी? तो देखते हैं हम उसकी लॉ की डेफिनेशन क्या थी। लॉ इज अ असेंबलेज ऑफ साइन विच डिक्लेयर वायोलेशंस अडॉप्टेड बाय सॉवरेन इन अ स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? असेंबलेज ऑफ साइंस, मतलब जो साइंस होते हैं, साइंस इस डेफिनेशन में जो साइन का मीनिंग है वो ये है कि जो चीज़ें होती है वो उसका असेंबलेज करना। कौन कौन सी चीज़ें? विच डिक्लेयर वायोलेशंस। वायोलेशन का मतलब क्या? कि तुम वायोलेट कर रहे हो कुछ चीज़ें। आईपीसी क्या है? बेसिकली आईपीसी इज अ सेट ऑफ वायोलेशन, इट्स द असेंबलेज ऑफ साइंस ऑफ वायोलेशन। कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम मर्डर नहीं कर सकते, तुम रॉबरी नहीं कर सकते, थेफ्ट नहीं कर सकते। तो उसने लॉ के बारे में बात की है। लॉ इज द असेंबलेज ऑफ साइन विच डिक्लेयर वायोलेशंस अडॉप्टेड बाय सॉवरेन इन स्टेट। तो स्टेट जो होता है उसमें एक सॉवरेन होता है, उसने अडॉप्ट किया करना चाहिए उस साइंस को। तो ये लॉ हो सकता है। आगे उसने बताया कि विच कंसर्न कंडक्ट ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। जो पर्सन होता है वो और क्लास ऑफ पर्सन होता है, उसका जो कंडक्ट होता है उसको उसके बारे में वो सब वायोलेशंस बात करते हैं। एंड द पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू हिज पावर मीन्स सॉवरेन्स पावर। सॉवरेन जो होता है उसके पावर के अंदर वो सब लोग होते हैं। तो ये थी उसकी लॉ की डेफिनेशन। इसके बाद देखते हैं हाउ ही रिजेक्टेड नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ के बारे में उसने बहुत अटैक किया है नेचुरल लॉ के ऊपर। तो हॉब्स की जो थ्योरी थी नेचुरल लॉ थ्योरी, उसको उसने अपोज किया है ये कहते हुए कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट बिकॉज इट सीक्स टू इम्प्रूव पीपल्स प्लेजर एंड नॉट बिकॉज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट इसलिए नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना है। गवर्नमेंट इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो लोगों को हैप्पीनेस दे, लोगों को प्लेजर दे, उनकी नीड्स को पूरी करे। तो इस तरीके से उसने नेचुरल लॉ को रिजेक्ट किया है। और एक जो चीज़ फेमस कोट है, तो वो कहता है कि नेचुरल लॉ के बारे में, नेचुरल लॉ इज अ नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, STITLs। तो जो सर्कस में जो बाम्बू पे और जो लकड़ी पे पैर रखे जो लोग चलते थे, उसी की बदौलत, उसी की तरह नॉनसेंस है नेचुरल लॉ। ये उसने बात की है। तो आगे जाके हम देखते हैं कि उसने लॉ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया है? तो उसने बताया कि सोर्स ऑफ लॉ क्या है। सोर्स ऑफ लॉ इज अ सॉवरेन। सॉवरेन की तरफ से लॉ आता है, तो सॉवरेन इज अ सोर्स ऑफ लॉ। ये उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। आगे वो बताता है कि सब्जेक्ट्स क्या है लॉ के। तो पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, लिविंग बीइंग एंड थिंग्स, मतलब जो चीज़ें, वो सब जो है वो सब लॉ के सब्जेक्ट्स है। मतलब लॉ उन पर लागू किया जा सकता है, किन पर? पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, लिविंग बीइंग, थिंग्स। उसके बाद देखते हैं एक्सटेंट ऑफ लॉ। लॉ का एक्सटेंट क्या है? तो उसने बताया कि लैंड कवर्ड बाय सॉवरेन लॉ विल प्रिवेल इन दैट एरिया। जिस लैंड तक, जिस जमीन तक जो सॉवरेन के अंदर है, सॉवरेन के कंट्रोल में है, उस जमीन तक वो लॉ है वो प्रिवेल हो सकता है, उसका एक्सटेंट हो सकता है। आगे उसने बताया कि फोर्स और सैंक्शन इज ए इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। क्योंकि जो लॉ है उसको रेगुलेट करने के लिए फोर्स लगता है, सैंक्शंस लगते हैं। आगे वो बताया था कि एक्सप्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो ही बेसिकली वाज इन फेवर ऑफ इंटरप्रिटिंग लॉ लिटरली। ही उसने बताया कि जो लॉ है उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। एंड ही वॉज अगेंस्ट जज मेड लॉ।
मतलब एक कोई लॉ है तो उसको जज ने एज इट इज इंटरप्रेट करना चाहिए, उसका खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह उसने लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ दिए हैं। इसके बाद देखते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या है। जो जेरेमी बेंथम का मेन वर्क है, मेन फोकस है, वो यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ था। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो वर्ड है वो बनता है वर्ड यूटिलिटी से। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोग, तो यूटिलिटेरियन होता है उपयोगितावाद। तो क्या है ये देखते हैं। इस थ्योरी में उसने बताया है कि जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, वो कानून सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के बेस पर ही बनना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या है, तो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। मतलब जो ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल है उनको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिलना चाहिए, ये था यूटिलिटी का प्रिंसिपल। एनी एक्शन इज राइट, एनी एक्शन इज राइट व्हेन इट ब्रिंग्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये चीज थी उसकी। अब देखते हैं कि पेन एंड प्लेजर का क्या रोल था। पेन एंड प्लेजर मतलब दुख और सुख का क्या रोल था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में, यूटिलिटेरियनिज्म में। तो वो बात करता है कि नेचर हैज प्लेस्ड अस अंडर टू सॉवरेन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर। मतलब जो निसर्ग है उसने हमको दो मास्टर्स दिए, मतलब दो चीज़ें दिए, उससे हम ड्राइव करते हैं, उसके हमारी जो लाइफ है वो उस पर चलती है। कौन सी दो चीज़ें, सुख और दुख, पेन एंड प्लेजर। तो ये बेसिकली सही चीज़ है कि हम बेसिकली सुख और दुख पे ही चलते हैं। जो सुख है वो हमको चाहिए, दुख है जो नहीं चाहिए। तो नेचर ऑफ ह्यूमन क्या है, ह्यूमन का नेचर है कि ह्यूमन इज अ प्लेजर सीकिंग एंड पेन अवॉइडिंग एनिमल। तो ये बात थी पेन एंड प्लेजर की। उसके बाद देखते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है उसमें उसने बात की हेडोनिक कैलकुलस की। हेडोनिक कैलकुलस मतलब क्या, कैलकुलस मतलब क्या होता है, बेसिकली कैलकुलेशंस होते हैं। जो हेडोनिक वर्ड है उसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज इन टर्म्स ऑफ पेन एंड प्लेजर, इन टर्म्स ऑफ सेंसेशन, इन टर्म्स ऑफ प्लेजेंट और अनप्लीजेंट। तो जो हेडोनिक कैलकुलस होता है उसमें हम पेन एंड प्लेजर को लिटरली कैलकुलेट करते हैं, और उसको कैलकुलेट करके हम पूरा एक इक्वेशन में डालते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि जो जो लॉ है, लेजिस्लेशन है, उससे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो जेरेमी बेंथम ने बनाई है, हेडोनिक कैलकुलस। तो उस समय में ये जो चीज़ थी वो एक एक्सट्रीम लॉजिक था, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था। तो क्या क्या है देखते हैं हेडोनिक कैलकुलस। ही लिटरली ट्राइड टू मेजर पेन एंड प्लेजर थ्रू हेडोनिक कैलकुलस, एंड लेजिस्लेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन सच इक्वेशन एंड कैलकुलेशन। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं पेन एंड प्लेजर के बारे में। पहली चीज़ है, फर्स्ट थिंग है इंटेंसिटी। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ पेन एंड प्लेजर। सेकंड है ड्यूरेशन, कितने कितने समय तक पेन एंड प्लेजर का ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद सर्टनटी, मतलब पेन एंड प्लेजर विल ऑकर डेफिनेटली और इनडेफिनेटली। क्या है उसके मतलब सर्टनटी है क्या पेन एंड प्लेजर होने की। उसके बाद एक्सटेंट, हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय पेन एंड प्लेजर। तो ये चीज सारी जो चीज़ें थी उसको उसने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में डाला था। तो उसके बाद उसने कैलकुलेशन करके एक हेडोनिक कैलकुलस की सिस्टम थी वो बनाई थी। तो ये था उसका यूटिलिटेरियनिज्म। उसने चार गोल्स दिए लॉ के। लॉ जो है उसके चार ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सब्सिस्टेंस, मतलब चार जो ऑब्जेक्ट है वो पहले बता देता हूँ मैं। सब्सिस्टेंस, अबंडेंस, इक्वलिटी एंड सिक्योरिटी। तो सब्सिस्टेंस क्या है, पीपल शुड गेट फूड, क्लोथिस एंड शेल्टर। तो फूड, क्लोथिस और शेल्टर जो चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ है, वो लोगों को मिलनी चाहिए। ये पहला गोल है लॉ का। उसके बाद है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब जो ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो अबंडेंस में मिलनी चाहिए, वो ज़्यादा मिलनी चाहिए, वो पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। वो दूसरा गोल है। तीसरा लॉ का गोल है इक्वेलिटी। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, बेसिक फैसिलिटीज, फूड, क्लोथेस, शेल्टर, वो इक्वलिटी में मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को मिलनी चाहिए। और जो चौथा गोल है लॉ का वो उसने बताया था सिक्योरिटी। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, बेसिक फैसिलिटीज, वो भविष्य में भी मिलती रहे, उसकी भी सिक्योरिटी रहनी चाहिए।
तो इसने इस तरीके से लॉ के 4 गोल्स बताए थे। उसके बाद जेरेमी बेंथम का क्रिटिसिज्म देखते, उसकी जो पूरी थ्योरी थी, उसके पूरे विचार थे, उसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो बेसिकली इन हिज थ्योरी ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट पावर ऑफ लेजिस्लेटर। तो जो लेजिस्लेटर बनाने वाला है, कानून बनाने वाला है, उसके बारे में उसने बहुत बात की है। पर जो इंडिविजुअल डिस्क्रिशन है, उसने उसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड किया है। तो ये था उसका क्रिटिसिज्म। अगला क्रिटिसिज्म है कि फ्रीडम एंड इक्वलिटी कैनॉट गो हैंड इन हैंड, क्योंकि जो फ्रीडम होता है और इक्वलिटी होती है, वो तुम एक साथ नहीं ला सकते। उसका रीज़न क्या है, अगर तुम लोगों को और इंटरप्राइजेस को और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दोगे, तो बेसिकली अनइक्वलिटी क्रिएट होगी ही। अगर तुमको इक्वेलिटी क्रिएट करनी है, तो उनको फ्रीडम के ऊपर तुमको बंधन डालने पड़ेंगे। तो फ्रीडम एंड इक्वेलिटी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो ये था उसका क्रिटिसिज्म। उसके बाद देखते हैं कि उसकी जो थेरी थी, वो थेरी क्राइम को जस्टिफाई करती है। तो किलिंग वन पर्सन फॉर द प्लेजर ऑफ 20 पीपल, इज इट ओके, इज इट नॉट ओके। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि अगर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिलता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को, तो जो चीज़ तुम कर रहे हो सही है। तो क्या हम एक व्यक्ति को मार के 20 लोगों को अगर सुख मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, तो क्या ये चीज़ सही है? ये चीज़ सही नहीं है। तो ये था उसका अगला क्रिटिसिज्म। उसके बाद उसका एक और क्रिटिसिज्म है इम्प्रैक्टिकेबल। सो नो वन कैन कैलकुलेट पेन एंड प्लेजर बिफोर एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। पेन एंड प्लेजर को एक्चुअली एक्सपीरियंस करने से पहले ही तुम उसको मेजर नहीं कर सकते। ये था उसका क्रिटिसिज्म। अगला क्रिटिसिज्म है कि एनिमलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, उसकी जो थ्योरी है वो एनिमलिस्टिक है। एनिमल क्या होता है, सिर्फ एनिमल ही पेन एंड प्लेजर के बारे में बात करता है। हमको अपने शरीर को सुख और दुख मिलने के बारे में सिर्फ एनिमलिस्टिक चीज़ें जो है वो बात करती है। तो अगर यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी अगर अपनाई, तो हम बहुत ही ज़्यादा एनिमलिस्टिक बन रहे हैं। ये उसका था क्रिटिसिज्म। अगला क्रिटिसिज्म है कि डिसरिगार्ड फॉर माइनॉरिटी। सो माइनॉरिटी राइट्स कैन बी इन्फ्रिज्ड फॉर हैप्पीनेस ऑफ मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी को अगर हैप्पीनेस मिल रही है, तो माइनॉरिटी को और माइनॉरिटी की जो हक है वो छीन लोगे क्या। तो ये था उसका क्रिटिसिज्म। तो ये था बेसिकली उसका पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस में कंट्रीब्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस में थियरी। अब हम लास्ट में बात करते हैं उसकी डेथ के बारे में। तो जेरेमी बेंथम की डेथ जो है वो 1832 में हुई थी। तो एग्जैक्टली 190 साल पहले। तो उसकी जो डेथ है, उस डेथ के एक महीने पहले तक वो काम करता रहा। तो उसने एक मृत्यु पत्र बनाया था, लास्ट विल बनाई थी। तो उस विल में उसने बताया था कि मेरा जो शरीर है वो जलाया नहीं जाएगा, वो मतलब दफन भी नहीं किया जाएगा, उसको प्रिजर्व किया जाएगा। और प्रिजर्व करके उसको लोगों को देखने के लिए रखा जाएगा। तो उसका जो शरीर है, तो वो 190 साल पहले का जो शरीर है, वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। उसका जो सर है, उस सर को सिर्फ उसको उसके धड़ से काट कर बाजू में रखा है। उसका जो सर है वो नकली सर लगाया गया है उसकी बॉडी को, और उसका जो रियल सर है वो साइड में रखा गया है लोगों को देखने के लिए। तो वो जो उसका पूरा लास्ट व्हील था, उसको ऑटो आइकॉन बोलाया जाता है। तो आज भी अगर तुम इंग्लैंड के उस कॉलेज में जाओगे, तो तुमको जेरेमी बेंथम का पूरी बॉडी और सर दिखाई देगा। बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसको विजिट करने के लिए आते हैं, उसका सर देखने के लिए आते हैं। तो उसको ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसका जो लास्ट का जो डिसीजन था कि उसकी बॉडी जलाई भी नहीं जाएगी और दफन भी नहीं की जाएगी, वो डिसीजन ही बताता है कि वो जो डिसीजन है वही यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल है। यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो अगर मेरी जो बॉडी है वो मरने के बाद भी अगर लोग विजिट करके उसको देखते हैं, तो वो बॉडी रहनी चाहिए, वो बॉडी जलाई नहीं जानी चाहिए। तो बेसिकली मरने के बाद भी उसने अपने यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो किया। तो ये थी जेरेमी बेंथम के विचार। बहुत ही खुले विचार का आदमी था, बहुत ही समय के आगे विचार करने वाला आदमी था। उसके डेथ के बाद उसका जो लिखान था, उसका जो राइटिंग्स थी, उसने बहुत प्रभाव डाला इंग्लैंड के लॉज पे। और बहुत बहुत चीज़ें जो आज भी पब्लिश नहीं हुई है, जेरेमी बेंथम की राइटिंग्स है,
वो अभी भी उसका राइटिंग हो रहा है, अभी भी उसका प्रिंटिंग हो रहा है। तो ये था जेरेमी बेंथम, उसके बारे में आप आगे भी आप पढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।